नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा के इस बहुत ही खास अंक में। मैं हूं जया सिन्हा। आज है 14 अगस्त और आजादी के जश्न के लिए जोर शोर से हैं हम तैयार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी रंग गए हैं तिरंगे के रंग में। जी हां, जम्मू कश्मीर में बह रही है बदलाव की बयार। बेहद खूबसूरती से ईद मनाने के बाद अब तैयारी है स्वतंत्रता दिवस मनाने की। कश्मीर से देखेंगे हम खास रिपोर्ट, जानेंगे जमीनी हालात। साथ ही बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष साक्षात्कार की और विभिन्न राज्यों में बाढ़ की स्थिति पर। आज के अखबारों की सुर्खियां होंगी और देश विदेश की तमाम अहम खबरें भी होंगी अगले 1 घंटे में। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर पर फैसला राष्ट्रीयता से प्रेरित है, ना कि राजनीति से। समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को स्थानीय लोगों की इच्छाओं, सपनों और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप विकसित करने का दिया आश्वासन। कहा, सरकार ने स्पष्ट नीति, सही दिशा के जरिए असाधारण परिणामों को किया हासिल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा, कश्मीर घाटी में चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है प्रतिबंध। स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बरत रहा है सतर्कता। जश्न आजादी समारोह के लिए राज्य में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। प्रधानमंत्री के वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए श्रीनगर में अक्टूबर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का होगा आयोजन। जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग की होगी शुरुआत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति का संबोधन हिंदी में आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारित। बाद में इसका प्रसारण अंग्रेजी में किया जाएगा। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति हुई बेहतर। किसी भी महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार करेगी सर्वेक्षण। 16 अगस्त से मुंबई पुणे रेल मार्ग को बहाल करने के प्रयास तेज। अमेरिका ने चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर 10% नया शुल्क लगाने का किया फैसला। 15 दिसंबर तक टाला इस फैसले को। सेल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, मॉनिटर, वीडियो गेम कंसोल और कुछ खिलौनों, जूतों और कपड़ों पर देर से लगेगा शुल्क। और खेलों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में जाएगा खेला और भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर लिया गया उनका फैसला राष्ट्रीयता से प्रेरित है, ना कि राजनीति से। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता देख रही है, जो निर्णय पहले कठिन और असंभव लगते थे वे आज हकीकत बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर पर लिए गए निर्णय का स्वागत बहुत सारे लोगों ने किया है और इसका विरोध केवल कुछ मुट्ठी भर परिवारों और आतंक के साथ सहानुभूति रखने वालों ने किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि इसका श्रेय स्थानीय लोगों की इच्छाओं, सपनों और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप विकास किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के 75 दिनों की अवधि के दौरान किए गए कामों के बारे में कहा कि सरकार स्पष्ट नीति और सही दिशा के साथ तेजी से विकास का काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से लेकर चंद्रयान 2 तक, भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने से लेकर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने तक और कश्मीर से किसान तक के लिए गए फैसले ये दिखाते हैं कि मजबूत बहुमत वाली सरकार कड़े फैसले ले सकती है। जी हाँ, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही ये दरकार है जिसकी वजह से आज भारत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि कश्मीर घाटी में प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जा रही है और जम्मू संभाग में स्थिति पूरी तरह से सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। सरकारी प्रवक्ता रोहित कंसल ने श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू क्षेत्र में प्रतिबंध लगभग पूरी तरह से हटा लिए गए हैं, लेकिन कश्मीर के कुछ इलाकों में अभी भी प्रतिबंध है। रोहित कंसल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह के पूर्वाभ्यास के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई।
उन्होंने बताया कि राज्य भर में समारोह के सुचारू रूप से आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति के आकलन के आधार पर कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों में प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। रोहित कंसल ने यह भी कहा कि ट्विटर पर फर्जी सूचनाएं डालने वालों पर नजर रखी जा रही है। लोगों में दुर्भावना फैलाने वाले संदेशों से भी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सही तरीके से निपटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद स्थिति सामान्य है और किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। सोमवार को पूरे जोश के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया तो मंगलवार को भी राज्य में जनजीवन सामान्य रहा। सुबह हमारे संवाददाता जब श्रीनगर की सड़कों पर निकले तो उन्हें सड़कों पर सामान्य रूप से आवाजाही दिखी और लोग अपने कामों में व्यस्त नजर आए। जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि कश्मीर के कई हिस्सों में निषेधाज्ञा में ढील दी गई है तो वहीं जम्मू क्षेत्र में पाबंदियां लगभग पूरी तरह से हटा ली गई हैं। प्रशासन का कहना है कि 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह के जारी फुल ड्रेस रिहर्सल के समाप्त होने के बाद और अधिक ढील दी जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि राज्य के सभी हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। ड्रेस रिहर्सल्स फॉर द forthcoming Independence Day are being carried out in all districts of Jammu, Kashmir and Ladakh. Independence Day celebrations have a certain system. It's a sober national festival and it will be celebrated with the respect and with the grandeur it deserves. प्रशासन का कहना है कि निरंतर ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को रोक टोक का सामना नहीं करना पड़े और उन्हें हर संभव तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। जहां तक संचार की बात है, स्थानीय लोगों के लिए 300 पब्लिक बूथ स्थापित किए गए हैं जहां से वे अपने सगे संबंधियों और अन्य लोगों से बात कर सकते हैं। एक दिन में 5000 फोन कॉल किए गए हैं। सभी तरह की मेडिकल सेवाएं सामान्य रूप से और निर्बाध जारी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन सामान्य रूप से हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 100 से अधिक भारी वाहन, LPG सिलेंडर ढोने वाले ट्रक, तेल टैंकर और करीब 1500 हल्के वाहन एवं बसें गुजरी हैं। उड़ानों का संचालन भी नियमित है। श्रीनगर के 4 बड़े अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। 5 से 11 अगस्त की अवधि के दौरान इन अस्पतालों में करीब 13,500 रोगी आए। 1400 से अधिक रोगियों को भर्ती कराया गया और 600 ऑपरेशन किए गए। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं और इंसुलिन तथा अन्य जीवन रक्षक दवाइयों की कोई कमी नहीं है। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों पर फैलाई जा रही कुछ दुष्प्रचार करने वाली चीजों के बारे में प्रशासन का कहना है कि उनसे सख्ती से निपटा जा रहा है। Due cognizance has been taken of all the fake handles and of any items which create disaffection, and it is being tackled at the appropriate levels, legally, procedurally, and through appropriate measures. Wherever our attention is drawn to any fake accounts or any attempts to spread disaffection or peddle misinformation or create mischief, they are being dealt with procedurally, legally and through all available measures with the government. भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के लिए 4 ट्विटर हैंडल्स पर सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर रोक लगा दी गई है। खबर है कि इसी तरह की गतिविधियों में कथित रूप से शामिल रहने के लिए जल्द 4 और खातों पर रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल हालात सामान्य है और उम्मीद है कि लोगों को जल्द ही प्रशासन और ढील देगा। श्रीनगर से सलमान काजी, रमा त्यागी और अशोक श्रीवास्तव के साथ DD न्यूज। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब वहां निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पहली बार इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। ये पहली बार होगा जब निवेश को आकर्षित करने के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना बनाई गई हो। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव योजना रोहित कंसल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन 12 से 14 अक्टूबर के बीच होगा। We have decided to hold the first ever global investment summit in the state, in the Jammu, Kashmir and Ladakh regions from 12th to 14th of October this year. We have slated the opening session in Srinagar on the 12th of October. जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद राज्य में जश्न आज़ादी समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तमाम जिलों में स्वतंत्रता दिवस के समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरे राज्य में हालात सामान्य बने हुए हैं।
सोमवार को ईद उल अजहा का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद अब राज्य प्रशासन का सारा जोर 15 अगस्त को होने वाले जश्न आजादी समारोह को लेकर है। पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। बात राजधानी श्रीनगर की करें तो शेर कश्मीर स्टेडियम में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। जवान आपस में कदमताल करते हुए देशभक्ति के गीतों की धुन पर आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे आगे बैंड और उसके पीछे जवानों की अलग अलग टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए बढ़ते जा रहे थे। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जेकेएपी, आईआरपी, महिला पुलिस, एसडीआरएफ और आपातकालीन सेवाओं के जवानों ने हिस्सा लिया। वन सुरक्षा बल के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस बैंड ने भी परेड में हिस्सा लिया। राज्य प्रशासन 15 अगस्त की तैयारियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोग खुशहाल रहें, खुशी रहे, हर तरह से हम उनको ताउन दे रहे हैं और खुश रहें। जितना भी हमसे हो सकता है, आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन से चाहे किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचना है, हम पूरा पहुंचे हैं और आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ मेरा पैगाम यह है, जैसे डीजी साहब ने फरमाया कि लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो खुशहाली से रहें, अमन अमान से रहें और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ। 15 अगस्त की तैयारी जो है हमारी वो बराबर इस वक्त चल रही है, आपने देखा है उसको। और 15 अगस्त का फंक्शन भी हम लोग ये समझते हैं कि बहुत अच्छे से निकलेगा। उसकी तैयारियां भी सब जिलों में चल रही हैं और अभी जो श्रीनगर में 15 अगस्त का फंक्शन होने वाला उसका नमूना आपने अभी देखा है। इस दौरान माहौल पूरी तरह से देशभक्ति से सराबोर दिखा। अलग अलग रंगों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने समा बांध दिया। देश की एकता और अखंडता की शानदार तस्वीरें सामने आई। इन कलाकारों में देश भर से आए स्कूली छात्र और युवाओं ने शिरकत की। ये लोग इस प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साहित हैं। कश्मीर जो है वो इतनी सुंदर जगह है जिसे देखे बिना कोई नहीं रह सकता और हमारे लिए सबसे बड़ा मौका है कि हम यहाँ आए हैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने। और सबसे बड़ी चीज़, हमारा JNK अब एक है। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की ब्यूटी बहुत अच्छी है और हमें जैसा लग रहा था यहाँ क्या कि माहौल यहाँ का खराब होगा, बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ के लोग बहुत अच्छे बहुत अच्छी तरह से हमें यहाँ ट्रीट करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ का कल्चर और यहाँ के पर्सन्स, और बात करने में तो बहुत अच्छे हैं। और ये जो कल्चरल इंटरेक्शन आपका ये होने जा रहा है, कितना जरूरी है? मैम बहुत ज़रूरी है। ऐसा हुआ कि 370 आर्टिकल हटा, ये 350 35 है जो हटा, तो उसके बाद से अब और इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। हमारा कल्चर और ज़्यादा रिच होगा, जो कि पहले से था, बस इसको ग्रूमिंग नहीं मिली थी इतनी ज़्यादा, अभी ज़्यादा और होगा। और इससे और हमारे बाहर के लोग आएंगे, बाहर की इंडस्ट्री आएंगी, बाहर की फील्ड आएंगी यहाँ पे, और इंस्टीट्यूट आएंगे इसके रिलेटेड, तो हमें यहाँ से और स्कोप बढ़ेगा हमारे लिए। राज्य के तमाम और हिस्सों में भी फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। तमाम जिलों में अधिकारियों ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। सभी जिलों में फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्य के तमाम हिस्सों में 15 अगस्त के समारोह को लेकर पूरी तैयारियां हैं और प्रशासन को उम्मीद है कि जश्न आजादी पूरे जोशो खरोश से मनाया जाएगा। श्रीनगर से सलमान काजी, रमा त्यागी, अशोक श्रीवास्तव और मार्क लिन के साथ DD न्यूज। और जम्मू कश्मीर में अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। क्या कुछ है घाटी में हालात, सीधे लोगों के बीच पहुंची DD न्यूज की टीम। देखिए कुपवाड़ा से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस वक्त हम कुपवाड़ा में हैं। यहाँ से श्रीनगर करीब 95 किलोमीटर है, लेकिन नियंत्रण रेखा यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर आगे है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कुपवाड़ा में शुक्रवार की नमाज के बाद अक्सर पथराव होता है, लेकिन बरसों बाद यहाँ हुआ कि ईद हुई और लोग ईद के बाद गले मिले, लेकिन पथराव की, पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई। कुपवाड़ा का ये घर अनुच्छेद 370 से पहले की कहानी बयां करता है। अपनी जमीन से बिछड़े कश्मीरी पंडितों के दर्द के दंश को दिखाता है। अब बदले वक्त में भविष्य की नई तस्वीर, नई उम्मीद बंधी है। जब ये फैसला आया 5 तारीख को, तब से लेकर के प्रोहिबिटरी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे डेज इंप्रूव होते जा रहे हैं तो नॉर्मल सी भी धीरे धीरे वापस आती जा रही है। ईद से पहले हमने 3-4 दिन देखा कि बहुत चहल पहल थी यहाँ के बाजारों में, लोगों ने काफ़ी बिक्री करी, एसेंशियल कमोडिटी सब जगह अवेलेबल थी, लोगों ने सभी ATM से कैश विड्रॉ किया और सभी जो मॉस्क्स हैं कुपवाड़ा के, सभी जगह नमाज पीसफुली पढ़ी गई। पहले फ्राइडे को और उसके बाद जो ईद की खास नमाज थी उसका भी सभी मस्जिदों में लोगों ने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया
और मैं बॉर्डर एरियाज़ की भी बात करूं तो वहां पर भी जो नॉर्मल सी है काफ़ी जल्द हमने देखा कि वापस आई है और जो नॉर्मल अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में लोग वापस से रूटीन शुरू कर रहे हैं। कुपवाड़ा राज्य के सियासतदानों से 70 साल का हिसाब मांग रहा है। अब आम कश्मीरी देश से जुड़ना चाहता है, अपने हिस्से का खुला आसमान मांग रहा है। केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है इसको हटाने के लिए, उनके ओर से तो ये ठीक ही फैसला है। इससे बहुत अच्छा असर पड़ रहा है पंचायतों पे कि इससे जो है जब लास्ट टाइम जो है यहाँ पे जो वो बैक टू विलेज प्रोग्राम भी जो रखा गया है उससे भी जो है बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। ये हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, ये आपके सामने है, यूपी के हैं, यहाँ परिवार एक है, काम कर रहा है बड़े आराम से, किसी ने किसी को नहीं सताया। आज तक ये परंपरा, कश्मीरियत बोलते थे लेकिन यहाँ कश्मीरियत एक्चुअली है। श्रीनगर से थोड़ा दूर होने के कारण इस इलाके में विकास, डेवलपमेंट जो है वो उतना नहीं हुआ जितनी लोगों की उम्मीदें हैं। लेकिन लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जबकि अब ये पूरा इलाका, ये पूरा जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो कम से कम अब यहाँ के स्थानीय निवासी इस उम्मीद में हैं कि यहाँ पर विकास अब तेजी से होगा। जम्मू कश्मीर में जश्न आजादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 40 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा में जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। जवान आपस में कदम ताल करते हुए देशभक्ति गीतों की धुन पर आगे बढ़े। अब घाटी की फिजाओं में नई महक आई है, उम्मीदों की नई चहक आई है। अब नए बनते जम्मू कश्मीर का युवा अफवाहों के बहकावे में नहीं आना चाहता, वो नई रफ्तार भरने को तैयार दिख रहा है। अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, कुपवाड़ा। जो यहाँ जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने से न केवल इस क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि अनेक ऐसे समुदाय हैं जिन्हें मूलभूत और मौलिक अधिकार भी हासिल हो सकेंगे, जिनसे वे दशकों नहीं सदियों से वंचित थे। और ऐसा ही समुदाय है जम्मू कश्मीर में रहने वाला गोरखा समुदाय। गोरखा समुदाय 200 साल से अपने मौलिक और संवैधानिक हक के लिए संघर्ष कर रहा था और उनका ये सपना अब जाकर साकार हुआ है। पेश है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की खास रिपोर्ट। ये जम्मू का गोरखा नगर है। इनके नाम पर जम्मू में पूरा एक मोहल्ला है, लेकिन राज्य के वोटर लिस्ट में एक बड़ी आबादी का नाम ही नहीं है। गोरखाओं ने देश और जम्मू कश्मीर के लिए कई लड़ाइयों में अपनी शहादत दी, लेकिन जम्मू कश्मीर में इनकी शहादत का मोल था बुनियादी हक भी हासिल न होना। जम्मू कश्मीर में बसे 60% से अधिक गोरखाओं को स्थायी निवास प्रमाण पत्र हासिल नहीं था, जिससे न केवल ये यहाँ के शिक्षण संस्थानों में दाखिले से महरूम थे, बल्कि सूबे में न नौकरी हासिल कर सकते थे, न जमीन खरीद सकते थे और न ही असेंबली में वोट डाल सकते थे। अब जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म किया है, तो सही मायने में इन्हें संवैधानिक और मौलिक अधिकार हासिल हुए हैं। पहले कुछ फायदा हुआ ही नहीं, अभी उम्मीद है हमें इससे फायदा होगा, क्योंकि हमारे बच्चों को नौकरी मिलेंगे, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए फायदा होगा। बाहर से जो भी उद्योग आएंगे इधर, उसमें कहीं ना कहीं उनको जगह मिलेगा, नहीं तो हमें यहाँ गवर्नमेंट सर्विस में कहीं किसी को गोरखों को तो जगह मिलता नहीं है। सिख साम्राज्य के संस्थापक, महान शासक महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति गुलाब सिंह की अगुवाई में हिमाचल के युद्ध के बाद हजारों की संख्या में गोरखा 1810 से 1820 के बीच जम्मू कश्मीर आकर बसे और यहाँ उन्हें नागरिक अधिकार भी हासिल हुए। यहाँ कई पीढ़ी गुजर जाने के बाद धारा 370 और 35 से जब अस्तित्व में आया, तो इनके नागरिक अधिकार सीमित होते गए। राज्य सरकार के नियम के मुताबिक 1951 में दर्ज नामों को ही स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, लिहाजा नई पीढ़ी के लिए ये मौलिक अधिकार हासिल कर पाना नामुमकिन था। 51 में तो बच्चे पैदा ही नहीं, उनका नाम कहाँ से होगा? वही सवाल हम उनको बोलते थे कि मेरा पोतरा जो अभी भी है वो उसको 2002 में पैदा हुआ। मैं उनको जाकर बोलता था जो 2002 पैदाइश है उसकी, और 51 के कहाँ से लाएंगे, तो वो तो गवर्नमेंट का रूल, हम क्या कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म हुआ तो इनकी बेचारगी और लाचारी भी खत्म हुई। कभी अपने भविष्य को लेकर सशंकित ये समुदाय अब बेहतर मुस्तकबिल के लिए आशान्वित है। 370 और 35 से हटने से अपनी बिरादरी की तरफ से मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने ये अभिशाप था एक हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, जो अभिशाप की जंजीरों से हमें मुक्त कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और उसके अलावा जैसे हम अगर सरकारी एम्प्लॉयमेंट हमको नहीं मिलता
तो भी हम बिजनेस के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। जैन के स्टेट में हमें कोई फैसिलिटी नहीं थी, दुविधा थे कि कैसा यह हमारा सोल्यूशन लगा। ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जम्मू में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग सदियों से रहते हैं, लेकिन परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट न होने से सौतेला व्यवहार सहने के लिए मजबूर थे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, यहाँ महाराजा प्रताप सिंह के समय बोरिया कम्युनिटी आई थी। हरियाणा के बहुत बड़े यहाँ आबादी है। यहाँ बहुफोर्ड में भी देखें, एक हरियाणा बस्ती के नाम से कालका कॉलोनी है। जम्मू कबीर कॉलोनी के नाम से उनकी बस्ती है। एक सांसिया कम्युनिटी है जिन्होंने महाराजा गुलाब सिंह के साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ा था। वह कम्युनिटी भी इस अधिकार से वंचित है। उन सबको ये एक राहत मिली है और राहत खासकर जम्मू वासियों को सबको मिली है। कई जंग इन लोगों ने जीती है, हिंदुस्तान के लिए खून पसीना बहाया, लेकिन 370 और 35A की वजह से ये लाचार हो जाते थे, बेबस हो जाते थे। और अब जब 370 और 35A खत्म हुआ है तो इन्होंने बगैर रक्तपात किए एक जंग जीती है। इनके हाथों पैरों की बेड़ियां कटी हैं। अब इनको यह विश्वास जगा है कि आगे का भविष्य इनका प्रशस्त होगा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। कैमरा पर्सन सुशील शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गोरखा नगर, जम्मू। हमारे देश के नागरिक और हमारे देश के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों से ही वंचित हैं। श्रीनगर से जुड़ रही है इस वक्त रमा त्यागी हमारे साथ। रमा, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह की इंडिपेंडेंस डे की जो फुल ड्रेस रिहर्सल की जोशीली तस्वीरें हमने देखी, यकीनन ये बता रही हैं कि आज़ादी के जश्न की तैयारियां पूरी हैं। किस तरह की प्रतिक्रिया आपको वहां से मिल रही हैं? क्या है लोगों की अपेक्षाएं? बिल्कुल जया, जो आज़ादी का जश्न इस बार बेहद ख़ास है क्योंकि 370 और 35 हटने के बाद यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो बेहद ख़ास है। और लोगों में काफ़ी आशाएं हैं, काफ़ी उम्मीदें लोगों को बंधी हैं कि अब जिन चीज़ों से पहले वो वंचित थे, जिन अधिकारों से पहले वो वंचित थे, या जो यहाँ पर काम नहीं हो पाते थे, अब वो यहाँ पर हो पाएंगे। क्योंकि 370 और 35 से आप जानती हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो विकास की हैं उसमें बाधकता, चाहे निवेश की बात हो, चाहे प्रोफेशनल्स के आने की बात हो, चाहे नए कोई भी नया वेंचर यहाँ पर करने की बात हो, तो उसमें कई इस तरह की ऑब्स्टेकल्स आती थी कि लोग नहीं कर पाते थे। तो अब लोगों को उम्मीद बंधी है कि वो काम यहाँ पर हो पाएंगे और विकास के नए द्वार यहाँ पर खुलेंगे। और जिस तरह से बहुत से वंचित तबके हैं जम्मू से, अभी हमने गोरखा नगर से जिस तरह की रिपोर्ट देखी और देखा कि काफ़ी जो लोग हैं, अब आशा बंधी हुई है कि जिन अधिकारों से वो वंचित थे वो अधिकार उनको मिल पाएंगे। या फिर अगर हम यहाँ घाटी की बात करते हैं तो जिस तरह से युवाओं के लिए रोज़गार के बहुत सारे दरवाजे बंद थे क्योंकि यहाँ पर निवेश नहीं हो सकता था। अब आप जानती हैं कि पहला वैश्विक इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पर आयोजित हो रहा है अक्टूबर में, और संभावना के बहुत सारे द्वार वो खोलता हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर डेटाज ही हम देखते हैं तो 2000 से 2016 तक सरकारी फंड का 10% यहाँ पर आया, लेकिन विकास की वो तस्वीर नहीं दिखाई दी जिस उद्देश्य से वो यहाँ पर आया था। क्योंकि बाहरी निवेश नहीं हो सकता था, कोई इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लग सकती थी और उससे रोज़गार के बहुत सारे साधन बंद हो सकते थे। पढ़े लिखे युवा हैं, वो बेरोज़गार हैं। और यहाँ पे हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारे पेरेंट्स से बात हुई, बहुत सारे युवाओं से बात हुई, तो उनका यही कहना था कि जब युवाओं को उपयुक्त रोज़गार नहीं मिलता है, पढ़े लिखे होने के बावजूद, स्किल्ड होने के बावजूद, तो फिर उनका जो दिमाग है नकारात्मक गतिविधि में लग जाता है। या फिर बहुत सारी जो अवसरवादी ताकतें यहाँ पर हैं, सेपरेटिस्ट हैं, बहुत सारे जो परिवारवाद के समर्थक नेता यहाँ पर, उन लोगों ने बहुत भ्रमित किया युवाओं को और गलत दिशा दी। लेकिन अगर उन्हें सही दिशा मिल जाती है तो जिस तरह से जया अब तक हमारी यहाँ पर बात हुई है, हम लोगों से बात करते हैं तो वही चाहते हैं कि उनका भविष्य बेहतर हो, उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर मिले। और यहाँ पर घाटी में जो चीज़ें पहले नहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ों से वंचित है, बहुत सारे आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आए और वैश्विक परिदृश्य पर जो है यहाँ का नाम हो, तो काफ़ी उत्साहित हैं। और बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों से भी हमने बात की थी और बहुत सारे कश्मीर के युवाओं से भी बात की थी, तो इस बार के जश्न आज़ादी को लेकर भी काफ़ी उत्साह उनमें दिखाई दे रहा था। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने भी एक बार फिर कहा है अपने विशेष साक्षात्कार में कि बिल्कुल पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर का जो विकास है, जो वहाँ के जो लोग हैं, उनकी सपनों और आकांक्षाओं के मुताबिक ही किया जाएगा। जिस तरह से रमा लगातार ये तस्वीरें हमें बता रही हैं कि कई जगहों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, रियायत दी जा रही है लोगों को,
जो ज़रूरी सामान है उनकी उपलब्धता भी लगातार बरकरार की जा रही है। तो ऐसे में किस तरह से हम देख रहे हैं कि ज़मीनी तौर पर वहाँ पर जो तस्वीर है वो बदल रही है और जो आम जनता है वो घरों से बाहर निकल रही है। ईद की बहुत खूबसूरत तस्वीरें देखिए और अब जश्न आज़ादी हम देखेंगे। और ऐसे में ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह की छुटपुट घटनाएं जो सामने आ रही हैं अफवाह फैलाने की, चाहे वो मीडिया की तरफ से हो या जो शरारती तत्व जो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, उन पर भी गौर किया जाए और उनसे भी सचेत रहा जाए। बिल्कुल जया, आमतौर पर हालात जो है यहाँ पर बिल्कुल सामान्य है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और जिस तरह की आपने बात की है, कुछ लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ लोग अब जिनका कोई बस नहीं चल पा रहा है नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ नकारात्मक करके कोई भी नकारात्मक गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में है। तो उसी वजह से जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पर अभी लगाई गई हैं और प्रशासन का ये कहना है कि जिस तरह से स्थिति की लगातार समीक्षा हो रही है उसको देखते हुए कुछ स्थानों पर से कुछ छूट ज़्यादा दी गई है और फेजेस में, अलग अलग फेजेस में ये छूट और बढ़ाई जाएगी वहाँ की जो स्थिति है उसको देखते हुए कि अब वहाँ पर माहौल अनुकूल है इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की है जो आम जनजीवन है उसमें कोई अव्यवस्था ना आए। कनेक्टिविटी, एक संचार के जो एक रुकावट जिसमें आई थी वो एक बड़ी बाधा यहाँ पर सबको लग रही थी क्योंकि वो यहाँ से बाहर जो रिश्तेदार हैं या उनके बच्चे हैं, करीब 20,000 के करीब यहाँ पर बच्चे बाहर पढ़ते हैं यहाँ के, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। चिंता एक जायज़ है लेकिन उसके लिए भी 300 से ज़्यादा बूथ यहाँ पर लगाए गए और जो अलग अलग ऑफिसेज हैं वहाँ पर जो फ़ोन कॉल्स हैं वो अवेलेबल कराई गई हैं, हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल कराए गए हैं। CRPF ने भी हेल्पलाइन नंबर्स अपने मददगार केंद्रों पर अवेलेबल कराए हैं तो लोग वहाँ पर जाकर काम करें। अब एक दिन पहले की बात है 5,000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स एक ही दिन में यहाँ पर की गई। तो आप देख सकते हैं प्रशासन जो ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाने का सामान है या और सब चीज़ें हैं वो दूर दराज के इलाकों में उनके घर के पास ही मुहैया करा रहे हैं। तो तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि ये जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इनके बावजूद भी लोगों की ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े, उन्हें कोई परेशानी ना हो और चिकित्सा की सुविधाएँ हैं। जिस तरह से आपने रिपोर्ट में भी देखा कि 13,500 से ज़्यादा OPG के केसेस जो हैं वो सॉल्व किए गए और लगातार 24/7 जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो मुहैया रहने के निर्देश दिए गए हैं और सभी हॉस्पिटल्स में चाहे वो दूर दराज के इलाकों में हो चाहे शहरों में, वहाँ पर डॉक्टर्स की उपलब्धता या जो ज़रूरी दवाएं हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। तो तमाम इस तरह की सुविधाएँ दी जा रही हैं जिससे कि उनके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। और हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं या नकारात्मक गतिविधियों को अंजाम देना चाहते हैं उन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। जिस तरह से 4 ट्विटर हैंडल्स हैं उन पर नजर थी, 4 ब्लॉक कर दिए गए हैं, 4 के खिलाफ और कार्रवाई करने की तैयारी है। तो तमाम कोशिशें प्रशासन कर रहा है। और एक और बात जया कि यहाँ पर जो चाहे सामान्य स्थिति की जानकारी हो या फिर और सुविधाओं की जानकारी हो, इस वक्त जो मीडिया है वो एकमात्र माध्यम है। तो इसके लिए भी मीडिया को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, एक मीडिया सेंटर बनाया गया है और वहाँ पर उनको भी फ़ोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और कुछ सिस्टम्स पर इंटरनेट भी दिया गया है जिससे कि वो अपना काम सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से इस तरह की जा रही हैं कि कोई भी असुविधा ना हो जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उसके बावजूद। और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि जैसे ही माहौल अनुकूल लगेगा इन रिस्ट्रिक्शन को भी हटा लिया जाएगा। बिल्कुल, तो लगातार चरणबद्ध तरीके से जो प्रतिबंध है वो हटाया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन हटाया जा रहा है, लेकिन काफ़ी जगहों पे काफ़ी ढील दी गई है और काफ़ी रियायत बरती जा रही है और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि लोग भी काफ़ी अच्छे से इसको ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमा त्यागी हमसे जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 आंशिक रूप से हटाए जाने पर प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने कहा है कि इस बदलाव से देश की एकता और अखंडता और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि 1964 में कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में एक चर्चा के दौरान अनुच्छेद 370 को हटाने का पुरजोर समर्थन किया था। संसद में जो हुआ 55 साल पहले, इसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, केंगल हनुमंतैया जो बहुत वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि ये 370, ये धारा 370 को हटाना चाहिए। ये उन्होंने कहा 55 साल पहले। और उसके अलावा उन्होंने कहा है दैट ये पूरा सदन, वो हनुमंतैया जी उस दिन कहा
11 सितंबर 1964 ही सेज पूरा सदन का ये एक निर्णय है कि 370 को आप हटाना चाहिए और आप इस सदन का जो राय है आप इसको नहीं माने तो आपका जो संवैधानिक जिम्मेदारी जो है उसको आप ठीक से नहीं निभा रहे। ये हनुमंतैया जी उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री था, कांग्रेस पार्टी, उनका अपना ही सरकार को ये बात वो कहा है। और जम्मू कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आए कुछ फर्जी वीडियो के संदर्भ में प्रसार भारती अध्यक्ष ने कहा कि भारत और कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के नजरिए में बदलाव आना बेहद जरूरी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई सालों से देख रहा हूं, कोई एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट रहता है। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ऐसे एक तगड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था आप किसी और जगह मिलेगा क्या? तो इफ यू आर ए डेमोक्रेट इन द वर्ल्ड यू मस्ट बी वेरी सपोर्टिव ऑफ इंडिया। लेकिन ये कुछ मिसचिफ चलते रहता है, इसलिए इंटरनेशनल मीडिया में वो लोग कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा 564 राज्यों सब वो साइन करके दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ भारत में शामिल हो गए। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का मतलब क्या है? ठीक है, ये सब बिल्कुल गलत है और आज मैं समझता हूँ ये एक अच्छा समय है जब हम खड़े होके दुनिया को ये कहना है कि ये अब चलने वाला नहीं है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपका लेटर। सबरेम नमस्ते, हम हैं प्रेस जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्रेस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने, जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? अरे सर मुझे नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार, उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान, जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन हिंदी में आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित होगा। बाद में इसका प्रसारण अंग्रेजी में भी किया जाएगा।
और अब बात कर लेते हैं देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति की। केरल में बाढ़ और बारिश के कारण मरने वालों की संख्या 91 पहुंच गई है, तो वहीं 59 लोग अब भी लापता हैं। राज्य के 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ग्रस्त उत्तरी हिस्से में जहां हालात बेहतर होते दिख रहे हैं, वहीं मध्य केरल में भीषण बारिश की संभावना है। राज्य में 1332 राहत शिविरों में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने शरण ली है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मलप्पुरम और वायनाड का दौरा किया। विजयन ने कहा कि सरकार राहत कार्यों को प्राथमिकता दे रही है, जिसके बाद वे पुनर्वास की पहल पर ध्यान देगी। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में पिछले कुछ दिन से जारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रभावित इलाके से पानी घटने के बाद अब हालात में सुधार हो रहा है। वर्षा और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या 54 हो गई है और तकरीबन 4 लाख लोग 1151 राहत शिविरों में पनाह लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने गृह जिले शिवमोगा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वर्षा और बाढ़ प्रभावित लोगों को हर तरह की राहत और सहायता देने के लिए प्रति कटिबद्ध है। राज्य सरकार ने इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह को सादे तरीके से मनाने का फैसला किया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कृष्णा और पंचगंगा नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित सांगली तथा कोल्हापुर में अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है तथा अब ध्यान लाखों लोगों के पुनर्वास पर केंद्रित है। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र से 6,813 करोड़ रुपए की राहत राशि की मांग की है। केंद्र को यह प्रस्ताव 2 हिस्सों में भेजा जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार का जन स्वास्थ्य विभाग बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसी भी महामारी की स्थिति से निपटने के लिए बीमारी के हिसाब से सर्वेक्षण करेगी। जन स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान जारी कर यह भी कहा कि बुखार, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियों के आधार पर सहायता सर्वेक्षण करेगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 570 चिकित्सीय सहायता दल तरह तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे हैं, जिसमें से कोल्हापुर में 196 और सांगली में 144 चिकित्सीय सहायता दल तैनात हैं। मुंबई पुणे रेल मार्ग को 16 अगस्त तक बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों समेत लगभग 200 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। इस रेल मार्ग पर पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा दिनों से रेल यातायात बाधित है। लोनावाला और करजात के बीच पिछले 9 दिनों से रेल यातायात बाधित है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, तो अमेरिका ने कहा है कि उसने चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर 10% नया शुल्क लगाने का फैसला इस वर्ष 15 दिसंबर तक टाल दिया है, लेकिन $300 अरब की चीन की वस्तुओं पर नया शुल्क इस वर्ष 1 सितंबर से लग जाएगा। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटाइजर ने वॉशिंगटन में एक बयान में कहा कि सेलफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, मॉनिटर, वीडियो गेम कंसोल और कुछ खिलौनों, जूतों और कपड़ों पर शुल्क देर से लगाया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब बने रहिए हमारे साथ। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। आपका लेटर। सबरेम नमस्ते, हम हैं प्रेस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्रेस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हम खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते।
ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और आप खबर अर्थ जगत से, इसके लिए सीधे रुख करते हैं आंचल के पास। शुक्रिया जया। तो आज कारोबारी सत्र का तीसरा दिन यानी कि बुधवार है। हालांकि बहुत छोटा हफ्ता है और बाजार इस हफ्ते में 2 बार बंद रहे, एक ईद के मौके पर और कल क्योंकि 15 अगस्त है तो बाजार बंद रहेंगे। तो सबसे पहले निगाह डाल लेते हैं उन खबरों पर जो बटोर रही हैं सुर्खियां आर्थिक जगत में। और सबसे पहले बात महंगाई की। जी हाँ, महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर आई है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 0.03% घटकर 3.15% पर आ गई। पिछले 6 महीने में पहली बार खुदरा महंगाई में गिरावट दर्ज की गई। जून 2019 में खुदरा महंगाई 3.18% थी। जुलाई के दौरान सब्जियों की अगर हम कीमतों को देखें तो महीने के आधार पर देखा जाए तो 2.82% की कमी आई है, जो कि जून में करीबन 4.5% के आसपास थी। महंगाई नियंत्रण से संबंधित जो अंतर मंत्रालय समिति है वो लगातार बाजार की स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए है और समय समय पर मूल्य स्थिरीकरण से बाजार में हस्तक्षेप भी किया जा रहा है। वहीं सरकार ने केंद्रीय बैंक को खुदरा महंगाई दर 4% के दायरे में रखने का लक्ष्य दिया है और लगातार जो RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास वो कह चुके हैं कि महंगाई को जो है वो नियंत्रण में रखकर ही हम बाजार में और कटौती की उम्मीद कर सकते हैं। रुक करते अगली खबर का। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि नया उपभोक्ता संरक्षण बिल इस साल के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा यह बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और इसके लागू होने के बाद कोई भी दुकानदार या उत्पाद निर्माता उपभोक्ताओं को धोखा नहीं दे पाएगा। ये उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेगा। नया उपभोक्ता संरक्षण बिल इस साल के अंत के इस्तेमाल से उपभोक्ता को गंभीर नुकसान होता है तो निर्माता को 7 साल जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर मिलावटी या नकली सामान के इस्तेमाल से उपभोक्ता की मौत हो जाती है तो सामान बनाने वाले को उम्र कैद की सजा मिल सकती है और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना। तो अब अगर जो आप ग्राहक हैं तो जागो ग्राहक जागो, आपके लिए सरकार लगातार जो है वो कदम उठा रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं, कंज्यूमर इज द किंग। तो आज आर्थिक जगत में बस इतना ही। वापस चलते हैं बाकी खबरों के लिए जया के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल इन सुर्खियों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आर्थिक जगत के बाद आइए रुक कर लेते हैं खेल जगत का। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय क्रिकेट मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। जहां भारत की नजर सीरीज को जीतने की है तो वहीं वेस्टइंडीज की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज को ड्रॉ करने की होगी। अंतिम 1 दिवसीय मुकाबले के बाद दोनों टीमें 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेंगी। पहला टेस्ट मैच इस महीने 22 तारीख को नॉर्थ साउंड एंटीगा में आरंभ होगा। और आइए अब नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हिंदुस्तान की, जिसमें प्रधानमंत्री के विशेष साक्षात्कार को सबसे पहले जगह दी गई है, प्रमुखता से जगह दी गई है। प्रधानमंत्री ने एक विशेष साक्षात्कार में अपने सरकार के 75 दिन में किए गए कामकाज का ब्यौरा दिया है, तो वहीं अनुच्छेद 370 का विरोध करने वालों को भी घेरा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो अहम फैसले हुए पिछले 75 दिनों में उस पर भी उन्होंने चर्चा की है कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ साथ 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण कानून पारित कराए गए, तो वहीं पे मोटर वाहन और उपभोक्ता संरक्षण जैसे लंबे समय से लटके कानून को भी पास कराया गया। राष्ट्रीय सहारा पर नजर डालें तो कश्मीर पर दखल से इंकार, जम्मू कश्मीर में पाबंदियां लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि हालात सामान्य करने के लिए सरकार को समुचित समय दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई अनहोनी होती है, अगर किसी की जान जाती है, तो क्या जो चुनौती देने वाले, जो आपत्ति करने वाले, क्या वो इसके जिम्मेदार होंगे और कोई भी आदेश देने से पहले उन्हें इसके विभिन्न पहलुओं पर गौर करना होगा। अगर रुक करें दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का, तो उसमें एक अहम खबर है जिसे फ्रंट पेज पर जगह दी गई है। कुरैशी ने किया स्वीकार, अकेला पड़ा पाकिस्तान। जिस तरह से वैश्विक मंच पर पाकिस्तान लगातार अलग थलग पड़ रहा है और एक बार फिर वो अकेला पड़ता नजर आ रहा है, इसी बात को खुद
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी स्वीकारा है और उन्होंने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में समर्थन जुटाना मुश्किल है। इस्लामिक देश भी अब पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि जो नागरिक हैं वो किसी भी तरह की गलतफहमी में ना रहें। चलते चलते हम जनसत्ता की एक अहम खबर पर डालते हैं नजर। नए इंजन से ट्रेनों की रफ्तार हो जाएगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हां, तकनीक का कमाल। इंजन का प्रयोग शताब्दी व दुरंतो जैसी ट्रेनों में किया जा रहा है। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला इंजन उपलब्ध था अब तक, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है, नई तकनीक आ गई है और चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री में ये इंजन बनाया गया है। यानी कि अब हमारी जो ट्रेन की रफ्तार होगी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इंजन की क्षमता बढ़ाई गई है। जहां तकनीक की गति बढ़ाता हुआ भारत। और आइए देख लेते हैं कि इतिहास के झरोखे से कितना खास है आज का दिन। साल 1941 में आज ही के दिन ब्रितानी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बीच कई दिनों तक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसके बाद जारी संयुक्त बयान में ब्रिटेन और अमेरिका ने हिटलर के पतन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। संयुक्त घोषणा को अटलांटिक चार्टर का नाम दिया गया। 1945 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की घोषणा की, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। आज ही के दिन 1947 में देश के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सेंट्रल हॉल के नाम से मशहूर संविधान भवन में संविधान सभा की बैठक हुई थी। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। आईटीबीपी के जवान कांस्टेबल लवली सिंह ने देशभक्ति से प्रेरित एक गीत को बेहतरीन ढंग से गाकर अपने साथी जवानों को समर्पित किया है। गाने की वीडियो में आईटीबीपी के जवानों की सेवा परिस्थितियों को खूबसूरती से दर्शाया गया है। इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ एक बार फिर हम सलाम करते हैं अपने वीर जवानों को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरे दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे। उन्हें जा के तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा,
फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा।